नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल से। आज जिस टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे और पूरा वीडियो में आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो है हमारे पास एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक्चुअल में मीनिंग्स क्या है, ये बैंक्स किस हिसाब से काम करते हैं और इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी क्या कैसे की जाती है, और इन बैंक्स का अगर हम शेयर आज की डेट में परचेज करें तो इनका आने वाले टाइम में अगर हम 4-5 साल की बात करें तो इनका मार्केट में किस हिसाब से स्कोप रह सकता है। तो हम जो इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एक माइक्रो फाइनेंस बैंक जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सिंपल सी एक चीज़ आपके पास बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में जो 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो है, नंबर 1 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा है हमारे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और तीसरा जो है हमारे पास बंधन बैंक। तो देखिए, हमारी सरकार ने जो आरबीआई ने इन 3 बैंकों को लाइसेंस जो है कि आप माइक्रो फाइनेंसिंग में काम करिए, आप जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं या कुछ जो गरीब लोग हैं जिनके पास इनकम का रिसोर्स बहुत कम होता है और जिनको बैंक्स लोन देने के लिए भी मना करते हैं, तो इन इन बैंक्स के लिए एक लाइसेंस ऑथेंटिकेट किया गया। आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है जिसके कारण इनको ये कहा गया कि आप अपना जो काम है माइक्रो फाइनेंसिंग में करिए। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी 75% इनकी जो लोन बुक है वो एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो आपके पास माइक्रो फाइनेंसिंग में ही दी जानी चाहिए। जैसे आपके पास माइक्रो फाइनेंसिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास फार्मर्स हो गए, आपके पास छोटे छोटे दुकानदार हो गए, या कुछ आपको ग्रुप लोन में ये लोन्स देते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? तो देखिए, इनका सबसे बड़ा जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस आर्किटेक्चर्स का काम करने का है, ये जब भी लोन्स हमारे पास देते हैं तो ये ग्रुप लोन्स देते हैं। अब ग्रुप लोन्स को क्यों जरूरत पड़ती है, किस लिए ये दिया जाता है? देखिए, ग्रुप लोन्स इसीलिए दिए जाते हैं कि आपके पास, जिन लोगों के पास, देखिए किसी के पास पैन कार्ड नहीं है या किसी के पास कोई आधार कार्ड नहीं है, तो बैंक जो ज़्यादा है वो आपके पास सिबिल स्कोर्स के ऊपर ही ज़्यादा काम करता है कि आपके पास सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपके पास लोन दिया जाएगा। बट जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की जो कैटेगरी है, उनको ऊपर उठाने के लिए जो सरकार ने ये रणनीति अपनाई, जो भी हमारे पास पहले जो एनबीएफसी थी, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात मैं बात करूंगा, तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से काम करते थे पिछले 13 साल से। अभी 2015 में जो था, इनको आरबीआई ने प्रमोट करके इनको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक जो लाइसेंस दे दिया गया है। तो जो 75% इनका रहेगा ये सिर्फ माइक्रो फाइनेंसिंग में काम करेंगे, और जो 25% रह गया वो आपके पास रिटेल बैंकिंग्स, कॉर्पोरेट बैंकिंग्स, एमएसएमई लोन्स या पर्सनल लोन्स के लिए ये बाकी की जो लोन बुक्स रहती हैं इनकी 25% उनके लिए ये काम करते हैं। तो देखिए, काम करने का जो इनका स्ट्रक्चर है, जो बिजनेस मॉडल है, ये जो लोन्स देते हैं ये आपके पास, जैसे कि मैंने ऑलरेडी करा कि ग्रुप लोन्स में ये दे दिए जाते हैं। ग्रुप्स का मतलब ये है कि ये 10 लोगों या 15 लोगों की जो एक ग्रुप्स बना देंगे, उस ग्रुप्स में मान लीजिए कि 15 लोगों का ग्रुप बना दिए तो 15 लोगों को ये ग्रुप्स में लोन दे देंगे। अब मान लीजिए कि सभी 15 लोगों ने जो है वो लोन ले लिया, और एट द एंड ऑफ मंथ जब इनको ईएमआई देनी थी, उसमें से 1 या 2 लोग जो है वो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको ग्रुप की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि देखिए, आपको हमने इस ग्रुप में ऐड इसीलिए किया है कि आप अपने जो लोन की जो ईएमआई है वो टाइमली दें। तो किसी कारणवश अगर वो 2 लोग जो लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो 13 लोग जो आपके पास बच जाएंगे वो उन लोगों को कंपनसेशन कर देते हैं कि चलिए, हम आपका जो लोन की जो ईएमआई है वो हम दे देते हैं, आप हमारे को बाद में वापस कर दीजिएगा। तो स्मॉल फाइनेंसिंग का ये सबसे बिजनेस मॉडल है। ये सिर्फ ग्रुप लोन्स में ज़्यादातर काम करते हैं, और इनका जो भी लोन बुक्स रहती है वो 60-65% जो है ये आपके पास ग्रुप लोन्स में ही पैसा दे दिया जाता है। क्योंकि जब ग्रुप लोन में देंगे तो सभी लोगों को पता होगा कि इन लोगों ने पैसा लिया है, तो ग्रुप्स के जो लोग होंगे वो उन पर्टिकुलर लोगों को जो है वो मोटिवेट करेंगे कि देखिए, आप अपनी ईएमआई दीजिए। तो यहाँ पे इनका जो एनपीए है यहाँ पे बहुत कम रहने की आशंका रहती है, क्योंकि जो अदर बैंक्स के साथ हम कंपैरिजन करें तो अदर बैंक जो है वो इंडिविजुअल लोन्स देते हैं, आपके पास इंटरनल सर्वे किए जाते हैं और आपके पास सिबिल रिपोर्ट्स चेक कर दी जाती है, तब ये अनदर बैंक जो है आपके पास लोन देते हैं। तो जहां तक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की हम बात करें, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो 5,000 करोड़ तक का है। तो इसमें जो बंधन बैंक का जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो 50,000 करोड़ है, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मार्केट कैपिटल है वो आपके पास
15,000 करोड़ तक का है। तो हाँ, इस वक्त ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी तो इसका मार्केट कैपिटल बहुत कम है, क्योंकि अभी जो शेयर हमारे पास ये लीड कर रहा है, ये 30 रुपीज़ के ऊपर डील कर रहा है। तो हम इसका पूरा आने वाले टाइम में ये देखेंगे कि 4-5 साल में ये प्रॉपरली जो स्टॉक है, अगर मेरे को 30 रुपए का मिल रहा है, या आने वाले टाइम में मेरे पास ये स्टॉक अगर 300-400 रुपए तक का पहुंच जाता है, तो मेरे लिए आज की डेट में इसमें बैंकिंग में इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इस बैंक में क्यों इन्वेस्ट करें, इसके जो पर्टिकुलर रीजंस है वो आज मैं आपके पास बात करूंगा। तो देखिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम आज स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर रहे होंगे, तो मार्केट में तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे आपके पास HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, या आपके पास इंडसइंड बैंक हैं। तो इतने अच्छे बैंक्स होने के बावजूद भी मैं आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक है आपके पास, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया या HDFC बैंक है, ये आपके पास घोड़े हैं। ये घोड़े भाग चुके हुए हैं, और इनको घोड़े को पकड़ के उनके ऊपर पैसा लगाना जो है ना, वो एक प्रॉफिटेबल अप्रोच नहीं रहेगी। हमारे को जब भी किसी स्टॉक में पैसा लगाना है, तो वो घोड़े के ऊपर ही लगाना है, पर वो रेस से पहले आपको लगाना है। अगर मैं रेस स्टार्ट होने से पहले पैसा लगाऊंगा, तो मेरे को ये रहेगा कि ये आज नहीं तो 4 या 5 साल की जो एक अप्रोचेबिलिटी रहेगी, वो एक काफी मतलब प्रॉफिटेबल स्कीम्स आपके पास रहेगी, ना कि आपको रेस के बीच में पैसा लगाना है। तो देखिए, अब यहां पे अगर मैं एक बात करूं, आपके पास इंडसइंड बैंक था, आज से 3-4 साल पहले आपके पास 1800 रुपए का वो स्टॉक्स था, और 50,000 के मार्केट कैपिटल के बाद ये स्टॉक जो था आपके पास कोविड से पहले आपके पास 700-800 रुपए तक गया। तो मेरे को क्या लगता था, और मैंने खुद उस बैंक्स के ऊपर पैसा लगाया, बट एट लास्ट मेरे को क्या मिला कि वो जो बैंक था वो आपके पास 1800 से गिर के आपके पास आज 900 या 1000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमारी अप्रोचेबिलिटी जो इन्वेस्टिंग है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आज अगर मैं पैसा लगा रहा हूं, तो उसका आने वाले टाइम में हमारे पास क्या प्रोस्पेक्टिव रहेगा, उसकी क्या अप्रोच रहेगी। क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही चीज होती है कि हमारे पास जो लीडिंग स्टॉक्स हैं, उन लीडिंग स्टॉक्स के ऊपर ही हमारे को ऐसे पैसा लगाना है। तो अगर आपने हाईली प्राइस के ऊपर स्टॉक्स लिया होगा, और कल को मार्केट आपके पास गिर गई, या उसकी कुछ बिजनेस मैनेजमेंट आपके पास कुछ खराब हो गई, तो आपको उस स्टॉक्स में काफी नुकसान हो सकता है। और यहां पे क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सिर्फ स्टॉक में जो पैसा लगाया जाता है, वो सिर्फ एक बैलेंस शीट और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के ही नहीं लगाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर जो होते हैं, वो आपको बैलेंस शीट हो गई, या आपके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, या आपके पास कोई ऐसी न्यूज आ गई कि उस स्टॉक्स को मैनिपुलेट भी किया जाता है। तो कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं कि अपनी बैलेंस शीट को कभी कभी अच्छा दिखा देती है, और वो अच्छा देख के आपके पास जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होके उस स्टॉक्स पे पैसा लगा देते हैं। और एट लास्ट में क्या होता है कि आपको कभी मैनेजमेंट्स मतलब स्टॉक्स में अगर कोई दिक्कत आ गई, तो वो स्टॉक आपके पास गिर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी रिसर्च कंपनीज हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके पास उसकी जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो किस हिसाब से काम कर रही है, जो कंपनीज के सीईओ हैं या सीएफओ हैं, वो एक्चुअल में पर्टिकुलर सैलरी क्या ले रहे हैं। क्योंकि कई कंपनीज का काम तो क्या होता है कि वो ज्यादातर मार्केट शेयर जो जनरल पब्लिक्स का होता है, उसकी होल्डिंग कभी कभी ज्यादा हो जाती है, और उनको कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उससे कोई मतलब नहीं होता। वो जो पब्लिक जो है वो पैसा लगाती रहे, और वहां से वो आपके पास इनकम के रिसोर्स जो है वो जनरेट उनके होते रहते हैं। तो यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली बात जरूरी है कि कोई भी अगर प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, वो अपनी सैलरीज को बहुत मिनिमम रखेगी, कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, इनकी सैलरी के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि जो लीडिंग बैंक्स हैं वो किस हिसाब से सैलरी ले रहे हैं। और दूसरी चीज हमारे पास की उसकी रिसर्च रिपोर्ट, जैसे आपके पास बहुत सारी रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसीज आपके पास उनको क्या रेटिंग्स आपके पास दे रही हैं, इसके ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरनल मैनेजमेंट्स के ऊपर आपके पास कौन मैनेजमेंट है, उसका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको कल प्रॉफिटेबिलिटी हो। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर ये देखा गया है कि जर्नल इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो सिर्फ एक या दो चीज़ों को ही दिमाग में जो है पैसा रख के इन्वेस्टिंग करते हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट कर सकती है, तो बैलेंस शीट का भी कहीं ना कहीं पार्ट आपके पास कंसिडरेशन करना चाहिए। आपके पास सबसे
सबसे ज़्यादा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। ज़्यादातर लोग जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि FIIs DIs आती हैं जाती हैं, अपना प्रॉफिट निकालती हैं, निकल जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो FIIs की होल्डिंग है वो 5% है, और जो जनरल प्रमोटर्स हैं उनकी जो होल्डिंग है वो आपके पास 83% है। बट जो RBI की गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक ये बोला गया है कि जब भी किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक या किसी भी बैंक को एक बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है तो उनको विद इन 5 ईयर्स के अंदर अपनी होल्डिंग गिरानी होती है। मान लीजिए कि अभी जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो 83% होल्डिंग है, तो इनको ये टारगेट इनके माइंड में है कि हमारे को 5 साल में जो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो गिराना है। तो यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि जो FIIs है वो 5% आपके पास होल्ड करके बैठी हुई हैं। तो यहां पे आपका क्या मतलब है कि हर एक कंपनी जो होगी वो ज्यादातर तो ये चाहेगी कि हमारी कंपनीज के बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर आए और हमारी कंपनी जो है वो अच्छी चले। बट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस कंपनी FIIs की होल्डिंग को 5% तक लिमिट करके रखा हुआ है, जिसकी कंप्लेंट जो है FIIs और DIIs ने RBI के साथ करी है कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपनी होल्डिंग्स को, हमारी होल्डिंग्स को इंक्रीज नहीं कर रहा है 5% से। तो उसके रिस्पेक्ट में जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के डायरेक्टर प्रमोटर थे उन्होंने ये कहा गया है कि जब से हमारे को लाइसेंस मिला है हम अपने 5 साल के अंदर अंदर अपनी होल्डिंग्स को 83% से हमारे पास 40% गिरा देंगे। तो यहां पे एक नोटिस करने वाली बात होती है कि जब भी होल्डिंग जो है वो नीचे गिरती है तो स्टॉक की प्राइस जो है वो ऑलरेडी नीचे आती रहती है। तो मैं यहां पे आपको ध्यान जो है स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब स्टॉक्स का जो IPO आया था तो हमारे पास 60 रुपीज के ऊपर इसका IPO स्टैंड किया था, और अभी जो है वो आपको पास स्टॉक जो है 30% पे 30 रुपए पे मिल रहा है। तो मैं पिछली ही बात पे आऊंगा कि पिछली बात में मैंने जैसे ये डिस्कस करा कि जब FIIs ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो कंप्लेंट्स थी वो RBI के साथ करी कि RBI जो है हमारे को 5% से ज्यादा जो है वो एलोकेट नहीं दे पा रहा है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बैंक के जो प्रमोटर हैं वो खुद पर्सनली ये चाहते हैं कि हमारा जो हमने जो पिछले, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो था वो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज था, तो इनका ये मानना है कि जो हमने आज तक जो पैसा कमाया है वो हमने अपनी मेहनत के बल पे कमाया है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो बाहर की किसी कंपनीज को दे दिया जाए। बट RBI रूल्स के मुताबिक आपको तो जी 83% से आपको 40% तक आपको होल्डिंग करनी है, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। अब ये फाइन ना भरना पड़े तो बंधन बैंक के जो प्रमोटर हैं या डायरेक्टर हैं वो अपनी होल्डिंग्स को किसी कंपनीज को बेचेंगे, किसी कंपनीज को गिराएंगे, तो वो अपने साथ किसी के साथ टाई अप्स करेंगे जो जिनका इनके साथ कोलैबोरेशन हो, ना कि ये FIIs को देख के पैसा लगाएं। तो यहां पे आपको एक ये जो बात है ये कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्यादातर डिस्कस करी गई है कि हमने जो इतना ज्यादा आज तक पैसा कमाया, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है विदेशों की कंपनियां और विदेशों की कंपनीज पैसा उठा लें। और ये जो है ये बात बिल्कुल अच्छी है कि हमारी जो इनकम, हमने जो आज तक पैसा कमाया वो बाहर ना जाए, इसके लिए हम अलग से कुछ मैनेज कर लेंगे, जो भी हमारे पास RBI की गाइडलाइंस है। लेकिन उनको जो है 5 साल के अंदर अंदर अपनी होल्डिंग जो है वो गिरानी पड़ेंगी, नहीं तो जैसे कि बंधन बैंक में आपने देखा जो भी इनके आपके पास CEOs थे तो उन्होंने उनकी सैलरी जो थी वो RBI ने इनकी फ्रीज कर दी थी। उनका ये कहना था कि आपने अपनी होल्डिंग जो है वो अभी तक नहीं गिरा पाए हैं आपके कारण, जिसके कारण उनके CEO की जो सैलरी थी वो फ्रीज कर दी गई। और जब इन्होंने फिर एट लास्ट में अपनी होल्डिंग्स को नीचे गिराया तो स्टॉक की प्राइस भी नीचे गिराई, क्योंकि पहले स्टॉक जो था बंधन बैंक का 600 या 700 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। अब जो है ये स्टॉक आई थिंक 300-400 रुपए तक या 500 रुपए तक ट्रेड हो रहा है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास होल्डिंग्स गिराई दी जाती हैं तब आपके पास स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली ही नीचे आ जाता है। तो चलिए अब जो इसके कंपनी के फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट है और जो कंपनी कहती है और इसके कंपनी के जो CEOs वगैरह हैं वो क्या सैलरीज लेते हैं, उसके लिए मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन को जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ।